आदमी का पैसा जमा करा है, गरीब आदमी बड़ा आदमी सबका। आज उन लोगों का स्थिति देख के हमको बहुत तकलीफ होता है कि आज हम क्या किए। आज एक ईमानदार व्यक्ति हम हैं। सहारा इंडिया, जिसके नाम में सहारा है, लेकिन इसने करोड़ों लोगों को बेसहारा कर दिया। जी हां, तकरीबन 45 साल पहले आई कंपनी जो गोरखपुर से आई थी यूपी के, उसका नाम था सहारा इंडिया। इसने लोगों को सपना दिखाया कि ये लोगों का सहारा बनेंगे और बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, और इस पर लोगों ने खूब भरोसा जताया। अपनी गाड़ी कमाई जो है उसने जमा की कि आगे जाकर वो अपना भरण पोषण कर सके, अपनी बेटियों का विवाह कर सके। लेकिन जब ये कंपनी डूबी और लाखों लोगों के सपने जो है लेकर के डूब गई, और ऐसे में अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए जो है लोगों के अभी भी देने बाकी है। और ऐसे में लगातार जो है लोग मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो पैसे हैं वो उन्हें दिया जाए। खैर, अगर निवेशकों की बात की जाए तो करोड़ों रुपए है, लेकिन अगर हम बात करेंगे आज झारखंड की, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में ही तकरीबन 30,000 लोगों के 40,000 करोड़ से ज्यादा पैसे जो है वो बकाए हैं। यानी कि 30,000 निवेशक है जिनके 40,000 करोड़ से ज्यादा पैसे जो है बकाया है, और इसको लेकर के लगातार आवाज उठ रहे हैं। और आवाज सिर्फ झारखंड नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर में भी इसको लेकर के आवाज उठ रही है। और आवाज उठाने वाली अगर हम संस्था की बात करें तो हमारे सामने एक बोर्ड है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान। ये इन लोगों की आवाज बनी है और लगातार आवाज उठा रही है कि इनका जो पैसा है, इनकी जो गाड़ी कमाई है, जो इन्होंने पाई पाई करके सहारा पर भरोसा जताया था कि वो उनका सहारा बनेंगे, उसके लिए ये लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ जो संस्था है इनके कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे कि ये कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो लगातार जो है ये चाह रहे हैं कि उनकी जो गाड़ी कमाई है, उनका जो पैसा है, जो पाई पाई जोड़ करके उन्होंने सहारा पर भरोसा जता करके दिया था, अब वो उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ नागेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ेंगे, राष्ट्रीय सचिव है संस्थान के। नागेंद्र जी, लगातार जिस तरीके से आप आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार आप जंतर मंतर में भी जा रहे हैं, लोगों का आपका सहयोग भी मिल रहा है, आखिर क्या कहेंगे इसको लेकर के? जनता का पैसा, गाड़ी कमाई, पाई पाई जोड़ करके कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली इसके लेकर के कि उनका पैसा जो है चला गया, कई लोग डिप्रेशन में चले गए, कई लोग अस्पताल में भी भर्ते हैं, और लगातार ये चाह रहे हैं कि उनके जो गाड़ी कमाई है, चलिए ठीक है, यहाँ पर जो पैसा उन्होंने जमा किया वही पैसा उन्हें मिल जाए। क्या कहेंगे इसको लेकर के, जिस तरीके से आपकी संस्थान आवाज़ बनी है इसको लेकर के? जी धन्यवाद। TV 45 के जो साथी आप लोग आज आए हैं यहाँ तक, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, क्योंकि हम लोगों का ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय स्तर के जितने भी चैनल हैं वो उठाने का काम नहीं करते हैं, लेकिन लोकल से यूट्यूबर, लोकल चैनल लगातार हम लोग आ रहे संघर्ष में साथ दे रहे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको नमस्कार और सलाम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश के लगभग आज 13 करोड़ लोग सहारा से पीड़ित हैं, 13 करोड़ डिपोजिटर हैं, और उनके अगर फैमिली को मिला दें, एक फैमिली में अगर 5 आदमी हैं तो 60 से 65 करोड़ लोग प्रभावित हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित कोई स्टेट अगर है तो वो झारखंड ही है, और उसके बाद बिहार है। झारखंड बिहार के करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। झारखंड में लगभग 3.5 करोड़ की आबादी है, जिसमें करीब 1.25 करोड़ लोग फंसे हुए हैं सहारा पे, और ये पूरे देश का यही हाल है। सबसे ज़्यादा पैसा झारखंड का ही लगा हुआ है, और वो पैसा ठेला चलाने वाले, खोमचा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, घर में दाई लोग काम करते हैं उनका, भीख मांगने वाले लोगों का तो है ही, साथ ही साथ मिडिल क्लास का ही बहुत पैसा है और अपर क्लास का ही पैसा, जिसकी जितनी क्षमता थी उस हिसाब से लोग पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट किए। और लोग एक अच्छे सपने के लिए पैसा लगाए थे, लेकिन वो पैसा नहीं मिलने से बहुत तरह का प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम जो होता है, किन्हीं की बेटी की शादी नहीं हो पाई, किसी का बीमारी का इलाज नहीं हो पाया, जो लोग MIS में रखे थे घर चलाने के लिए, वो पैसा नहीं मिला तो डिप्रेशन में आकर के हज़ारों मौतें भी हुई। झारखंड में भी जैसा कि आपको मालूम होगा, करीब 75 लोगों का डाटा बना के हम लोगों ने सरकार को दिया है मुआवजा के लिए। और पूरे देश की बात करें तो लगभग 10,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। सरकार तमाशा देख रही है। तो ये लड़ाई अगर हम जैसे लोग आगे नहीं लड़ने के लिए आएंगे तो कौन लड़ेगा? दूसरा चीज़ है, खुद का हम लोगों का ही पैसा है। व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूं तो मेरा खुद का 90 लाख रुपए पति पत्नी को मिला करके जमा है, जिसका हमने इनकम टैक्स में सारा हिसाब किताब भी दिया है। और इस तरह से बात करें, आज देखिए सबके हाथों में सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के लोग बैठे हुए हैं। माननीय वित्त मंत्री जो है सीतारामन जी, अभी आप देखे होंगे पार्लियामेंट में बड़ा गरज गरज के बोल रही थी कि हम तो पैसा देने को तैयार हैं, लोग लेने नहीं आ रहे हैं, लोग अपना कागज़ लेकर के आएँ और पैसा लेकर के जाएं।
तो आप देखिए मेरा खुद का सर्टिफिकेट आप देख रहे होंगे, 90 लाख का सर्टिफिकेट मेरा है। आप देखिए सर, मेरा नाम भी सामने से जानना चाहते हैं कि कौन सा जगह पे हम लोग लेके आ जाए जहाँ हम लोगों का पैसा मिल जाएगा। एक बार हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, पहले वो दिखाते हैं फिर जुड़ेंगे। यहाँ पर सभी लोग जो है, एक लोग ने यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर आपको 25 से 30 लोग दिख रहे होंगे। और जिस तरीके से आंकड़ा मैंने आपको बताया कि तकरीबन 30,000 का 40,000 करोड़ रुपए जो है। और एक बार कैमरामैन से मैं कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर लोग हाथों में जो है अपने रसीद जो है वो लिए हुए हैं। इनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे पहले कि क्या क्या कितना पैसा है और कब से जमा किया है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी क्या कितना पैसा है। 2 रसीद आपके हाथ में दिख रहा है। पैसा तो बहुत 1 करोड़ से ऊपर है। 1 करोड़ से ऊपर है। आपका कितना है? मेरा अपना खुद का 30 लाख रुपया है। 30 लाख रुपया जी। तो आप देख सकते हैं कि 30 लाख रुपया यहाँ पर 90 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तो यहीं पर निकल जाएगा। आपका कितना पैसा है? 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया है। आपका 17 लाख। 17 लाख। आपका 15 लाख। 15 लाख। तो देख सकते हैं कि तकरीबन अगर देखा जाए, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछते हैं। आपका कितना है? 15 लाख। 15 लाख। आपका चाची? 50 लाख। 50 लाख। आपका 5 लाख। 5 लाख। तो देख सकते हैं अगर आंकड़े गिना जाए तो 5-7 करोड़ तो यहीं निकल जा रहे हैं और तकरीबन 20 से 25 लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पर ये जो रसीद दिखा रहे हैं और सारी चीज़ें बातें हो रही है, आप आवाज़ बनी, अभी जंतर मंतर में भी आवाज़ जो है आपके तरफ से उठाई गई थी, लोग भी जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपकी बातों से लग रहा है कि सबसे बड़ा जिम्मेदार आखिर कौन है, सहारा है या फिर सरकार है? देखिए, पैसा तो सहारा इंडिया को ही दिया गया था, तो जिम्मेवार तो सहारा इंडिया ही है। लेकिन जब आदमी थकता है तो पहले अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाता है, जिनको हमने वोट दे करके सेंट्रल में बैठाया, केंद्र में मंत्री बनाया, तो जिम्मेवार वो लोग भी हैं। और मैं जब एनालिसिस कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत में एक कंपनी चल रहा था तो लोगों को पैसा मिल रहा था। 2015 तक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत में काम चला सहारा इंडिया का, तो बाजाब्ता अखबार में विज्ञापन दे करके सहारा इंडिया लोगों का भुगतान कर रहा था। और जैसे ही भाजपा सरकार का गठन हुआ 2014 में, उसके बाद लोगों का पैसा धीरे धीरे मिलना बंद हो गया। सवाल और भी है, जिस तरीके से आप भाजपा सरकार की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि जिस वक्त जब सेबी की नज़र पड़ी, जब सहारा पर सेबी की नज़र पड़ी, उसके बाद रेगुलेटरी में लाने की बात कही गई, तो जो सहारा के अधिवक्ता है वो कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो आज कारण हो रहा है ये सेबी के कारण हुआ है। क्या आपको लगता है? तो इस पर जानकारी दें सर। इस पर थोड़ा सा स्पष्ट मैं कर दूं कि सेबी का इसमें क्या गलती है। सेबी ने, इनकी 2 कंपनी थी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें गलत तरीके से लोगों को डिबेंचर ये लोगों ने दिया और लोग पैसा लगाए, उसका डिफॉल्ट पकड़ा गया। और भला हो कि उस समय शासन देश में कांग्रेस का था कि 24,700 करोड़ रुपए का मामला को पकड़ा गया और 2 कंपनी को पनिशमेंट कराया गया और कहा गया कि 24,700 करोड़ रुपए सही में जमा कीजिए। वो हिम्मत डॉक्टर मनमोहन सिंह दिखा पाए कि सुब्रत राय को जेल में बंद करा करके 15,500 करोड़ रुपए का उन्होंने वसूली किया वो 2 कंपनी का। और उसके बाद भाजपा की सरकार आई तो 2016 में उनको पेरोल दे दिया और वो एक पैसा जो 10,000 करोड़ रुपए बकाया पैसा जो था रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का, वो भी नहीं वसूल कर पाया। और पेरोल में ही उनको 8 साल तक रखा गया सुब्रत राय को, और उस पेरोल में वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। कहा जाता है कि जब से सेबी रेगुलेटर में लाने के लिए वो की गई थी, उसके बाद से ही सहारा का जो है डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, जो आज तक चलता आ रहा है। वो समय सेबी अपना काम किया 2 कंपनी के लिए। कंपनी का पूरा पैसा इनके हाथ में आज सर्टिफिकेट है, किसी के पास रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का नहीं है, सबके पास कोऑपरेटिव का है, कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, क्यूसॉप का है। ये सबके जिम्मेवार तो सहकारिता मंत्री हैं। 90% पैसा फंसा हुआ है कोऑपरेटिव में, तो सेबी से इसका क्या लेना देना था? कोऑपरेटिव के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से चलता था। 2019 में माननीय अमित शाह जी ने अलग मंत्रालय बनवा करके मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेशन का गठन किया और खुद उसके मंत्री बने, तो ये पूरी जिम्मेवारी तो उन पर जाती है ना। इसमें सहारा सेबी का जो मामला है वो अलग है, उससे इसको नहीं मिला सकते हैं। ये मामला कोऑपरेटिव सोसाइटी का है और वित्त मंत्री का जो मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, उनके द्वारा जो लाइसेंस दिया गया था सहारा क्यूसॉप एंड सहारा कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पूरा पैसा तो उससे फंसा हुआ है। उसमें पैसा है कहाँ? वो पैसा तो सहारा ने केन प्रकार फर्जीवाड़ा करते हुए उस पैसे को रीइन्वेस्टमेंट करवा दिया क्यूसॉप में और क्यूसॉप से आ गया कोऑपरेटिव में। तो जो कोऑपरेटिव मंत्रालय देख रहे हैं 2019 से माननीय सहकारिता मंत्री जी, आज 5 साल 6 साल हो गया, तो ये जिम्मेवारी तो उनकी थी।
तो ये उनको जिम्मेवारी लेना चाहिए था और हम लोगों का भुगतान करवाना चाहिए था। जिस तरीके से हम झारखंड की बात कर रहे हैं, 40,000 करोड़, 30,000 लोग हैं, जिस तरीके से आंकड़े अभी हमने यहाँ पे गिना तो 4-5 करोड़ तो यहीं पे निकल जा रहे हैं। लेकिन अब जो है हेमंत सरकार, भले उनका ये कार्य नहीं है, लेकिन हेमंत सरकार जो है इसको लेकर के मुखर होकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो झारखंड के डीजीपी है अब वारंट निकालने की बात कर रहे हैं, जो सहारा के अधिकारी। ऐसे में क्या लग रहा है कि एक पहल देखने को मिल रही है, आपकी जो संस्था है वो लोगों के लिए काम कर रही है, अब सरकार भी इस पर आगे बढ़ रही है। जी, झारखंड में देखिए क्या है कि हम लोगों ने सीआईडी में एक अलग से 400 करोड़ रुपए का केस किया, जो 2022-23 में विभिन्न थानों में करीब 8 थानों में केस लगा हुआ था। उसको कंबाइंड करते हुए विश्व भारती जन सेवा संस्थान के चूँकि राष्ट्रीय सचिव हम हैं, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि झारखंड के साथ साथ पूरे देश की लड़ाई लड़ें। हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन दाखिल किया है, जिसकी सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन केस हमारा एडमिट हो चुका है। चूँकि सहारा सेविका प्रकरण चल रहा है और वो लास्ट क्लाइमेक्स पर है, वो ख़त्म होते ही ये मामला शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो मामला था 24,700 करोड़ का और ये मामला जो हम लोग लेके गए हैं ये है 2.5 लाख करोड़ का पूरे देश के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, हमको पूरा विश्वास और हमको न्याय वहाँ से मिलेगा, भले ही थोड़ा देर हो रहा है। लेकिन झारखंड के लोग जो प्रभावित है और 2022 से जो एफआईआर लगा हुआ था उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, उस कार्रवाई को कराने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट किया और उन्होंने कहा कि आप सीआईडी में चले जाएं। और उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया उसके बाद हम लोग माननीय डीजीपी अनुराग गुप्ता से मिले। उस समय वो एडीजी थे और डीजीपी थे सीआईडी के। उन्होंने सीआईडी में 400 करोड़ रुपए का सारे केसों को कंबाइंड करा करके करवाया और उस पर एक कार्रवाई चल रही है। और झारखंड में 30,000 डिपोजिटर नहीं है, करीब 1 करोड़ 20 लाख हैं। और जब मेरा जो केस हुआ उसके बाद सीआईडी ने दबिश दिया सबसे पहले कि सहारा से डाटा लिया जाए कि झारखंड का कितना है, कितने लोगों का पैसा और कितना है। तो 3 कंपनी सहारा की सोसाइटी की थी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन ई मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। ये 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी था और 3 कंपनी सहारा क्यूसोप ईस्ट एंड सहारा कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 6 कंपनी के ऊपर हम लोगों ने केस किया। 3 कोऑपरेटिव 3 कंपनी, तो 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही केवल अभी तक डाटा दिए हैं, उससे भी थोड़ा सा अधूरा डाटा है। फिर भी जो 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी का डाटा दिया गया है वो 32,000 करोड़ रुपए का है, जो लिखित में आ चुका है। और 3 कंपनी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट जो चला है कि उस सब का 2 कंपनी और कॉमर्शियल का, इसका अगर डाटा आ जाएगा तो वो भी 10 से 12,000 करोड़ हो जाएगा। माने 32,000 और 10 अगर आ जाए तो करीब 42-45,000 करोड़ रुपए तक एक आंकड़ा छुएगा। और डिपोजिटर की संख्या 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक जा रहा है। आप लोग चूंकि मीडिया से हैं तो आप इसकी सर्टिफाइड कॉपी भी सीआईडी से ले सकते हैं, सीआईडी में डाटा आ चुका है। तो एक कार्रवाई चल रही है, संख्या बहुत बड़ी है। और पूरे देश की बात करें तो 13 करोड़ लोग हैं। हालांकि हम झारखंड के बाहर बिहार में भी बहुत सा कानूनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उत्तराखंड में लगे हुए हैं, महाराष्ट्र में लगे हुए हैं, हर स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। चूँकि हमारा विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो एनजीओ बना है वो इसी काम के लिए हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसीलिए इसके बायलॉज में प्रमुख रूप से लिखे हुए हैं कि इस देश में जो फाइनेंशियल स्कैम हुए हैं उसके खिलाफ ये एनजीओ लड़ाई लड़ेगा और हम अपनी लड़ाई बखूबी लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और भी कई लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे। हमारे साथ अशोक कुमार राम जी है जो राष्ट्रीय संयुक्त सचिव है इस संस्था के, उनसे भी हम जरा बातें करेंगे और उनसे भी जानेंगे। जिस तरीके से झारखंड बिहार अगर देश की बात की जाए तो 13 करोड़ लोग और उससे भी ज़्यादा लोग जो है प्रभावित है। लेकिन अगर बात की जाए इसे जो है चुनावी माहौल में भी खूब भुनाया गया। अगर बात की जाए अगर सहारा के पैसे के बारे में तो चुनावी माहौल में खूब भुनाया गया। अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर जब गृह मंत्री अमित शाह आते तो वो कहते हैं कि अब एक पोर्टल शुरू कर दिया गया है, आपको 10,000 रुपये मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आ रहे, क्या लग रहा है कि लोगों को मिल रहा है? जी, सबसे पहले तो आपके टीवी 45 को हमारे संस्थान के तरफ से, हमारे जो पीड़ित निवेशक हैं उनके तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत आभार। देखिए, आपने अभी जैसा क्वेश्चन किया तो मैं आपको संक्षिप्त में इस बातों को बताना चाहूँगा कि जब आप भुगतान की बात आती है, ये मामला लगभग आपको विगत 12-13 वर्षों से चल रहा है। लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा डिफाइन करके आपको बताना चाहूँगा कि जब रियल इस्टेट और हाउसिंग का जो मुद्दा था, ठीक है, तो उस मुद्दा से ही भुगतान का प्रॉब्लम सहारा इंडिया में शुरू हो गया था। लेकिन कहने का मतलब ये जो परेशानी थी ना, शुरुआती दिनों में कम थी, उसको सहारा इंडिया कंट्रोल कर सकता था और बहुत हद तक किया। और इसके बाद जैसे ही
आपका सोसाइटी का मामला शुरू हुआ। सोसाइटी का मामला करीब करीब आपका शुरू हुआ 2015 से हुआ, और 2015 से जो है ये सरकार जो है ना, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की सरकार थी, ठीक है, बीजेपी की सरकार की थी। उससे पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो जो रियल इस्टेट और हाउसिंग का मामला था, वो उस विवाद को लेकर के जो है बहुत बड़ी कार्रवाई उसमें आप लोग देखे होंगे कि सेबी के द्वारा किया गया था, जिसमें बार बार आप लोग जो है मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लगातार आया करता था कि 24,000 करोड़ का जो है इनको भुगतान करना है। लेकिन वो भुगतान न करके उसमें बहुत जालसाजी के तहत वो काम हुआ, और वही पैसा जो है ना सेबी के द्वारा वो पैसा को रिकवरी किया गया, जबकि पूरा रिकवरी आज तक नहीं हुआ। उसमें अभी मात्र 15,000 करोड़ की रिकवरी हुई, अभी भी उसमें 10,000 करोड़ की रिकवरी बाकी है, जिसका जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब दूसरी पहलू पे मैं आपको आना चाह रहा हूँ। जब एनडीए की सरकार बनी, यानी बीजेपी की सरकार बनी, तो ये मामला उस समय तक बहुत बड़े पैमाने पे आ चुका था। तो मान लीजिए कि जब जो सरकार रहेगी या जो हमारी रेगुलेटर बॉडी है, वही ना हम जाएंगे अपनी बातों को रखने के लिए। तो मामला ये अभी जो जुड़ा हुआ है, अभी जैसा आप देख रहे हैं लोगों के हाथ में सर्टिफिकेट है, ये सारे के सारे जो है हमारे सोसाइटी के मेंबर हैं। और सोसाइटी की जो चला करता था, हमरा उस समय एग्रीकल्चर जो था उसके माध्यम से इसको लाइसेंस प्राप्त था एग्रीकल्चर से। बाद में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसका नामकरण वगैरह चेंज कर दिया गया, उसको जो है सहकारिता मंत्रालय बना दिया गया। तो सहकारिता मंत्रालय जो है आज उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है माननीय अमित शाह जी हैं। मतलब पूरा का पूरा एक तरह से कहेंगे कि सोसाइटी का जो रेगुलेटर बॉडी है, एक तरह से पूरी तरह से अमित शाह के हाथ में है, उसका टोटल डिपार्टमेंट इनके पास है। अब रही दूसरी बात कि महोदय, जब आपके पास सारी डिपार्टमेंट के आप हेड हैं, ठीक है, आपको किसी से किसी तरह का कुछ मतलब नहीं है, सारा का सारा सर्वे आप हैं, जब सब कुछ आपका एक डिसीजन जो है कोऑपरेटिव के सारे सोसाइटियों का भुगतान करा सकता है, तो आप जो है इसको चुनावी मुद्दा में आपने तब्दील किया, लोगों ने नहीं किया। आप कहीं गए, देखिए कि यहाँ के सहारा के बहुत सारे निवेशक हैं, तो उनके बीच में आपने एक जो है फेंक दिया जुमला कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम सहारा के एक एक निवेशकों को भुगतान कराएंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी जैसा आपने झारखंड के चुनाव में देखा, आपको क्या मध्य प्रदेश से आप तो बिहार में भी चुनाव है। जी, बिहार में भी चुनाव है, हम आ रहे हैं उस पर भी आ रहे हैं। तो वहाँ के आकर के यहाँ पे आपका झारखंड में बोल रहे हैं कि झारखंड में हमारी सरकार आती है, ठीक है, तो हम सहारा के निवेशकों का 1-1 रुपया भुगतान करेंगे। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ पे सहारा के निवेशकों का भुगतान हो गया? ये जुमलेबाजी नहीं है तो क्या हुआ? जब सारा कंप्लेंट सीआरसी वगैरह में हमारे निवेशकों के द्वारा किया जाता है, तो उस पर माननीय अमित शाह जी संज्ञान लेते हैं और कहते हैं, घूम घूम करके पूरे देश में प्रचार करते हैं कि हम एक एक निवेशकों का पाई लौटाएंगे, जबकि कुछ लोगों को मात्र नाम मात्र का, कुछ लोगों को 10,000 रुपया मिला। क्या मैं अभी जैसा आप देख सकते हो, आप 2.5 करोड़ रुपया मेरा है, ठीक है, पूरा ब्याज को लगा करके जी मैं बताऊं, देखो ये जो पूरा बैग भरा हुआ है, देखो 2.5 करोड़ है। एक बार जरा फोकस करके दिखाइए। अमित शाह जी जो बोलते हैं कि हम एक एक पैसे का भुगतान करेंगे, और पोर्टल पे जो व्यवस्था है मात्र 10,000। अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले करेक्शन हुआ है, अभी 50,000 की देने की बात कर रहे हैं, 50,000 देंगे। तो आप हमको बताइए, मेरा 2.5 करोड़ रुपया है, यदि आप 50,000 भी दे रहे हैं तो आप कितने दिनों में देंगे? अभी या हमको 50,000 प्रोवाइड करवाते हैं, बाकी का पैसा कब देंगे? उसके लिए आपके पास क्या गाइडलाइन है? होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। उतना ही नहीं, उसके अलावे जो पोर्टल पे जो व्यवस्था है सिर्फ सोसाइटी का है, सोसाइटी के मेंबरों का है, जबकि सहारा इंडिया ने जो निवेश लिया है सोसाइटी के अलावा तमाम कंपनी में है, जिसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, 1-2 कंपनी का नाम बता देता हूं। कमर्शियल है, क्यूसॉप है, इस तरह की तमाम कंपनियां हैं। उन लोगों का पोर्टल पे क्या व्यवस्था है? और पोर्टल पे अभी सोसाइटी का ही बहुत सारा ऐसा केस है, जैसे बहुत सारे हमारे डिपॉजिटर हैं, डेथ कर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है किसी कारणवश। MIS वगैरह का है आपका, जैसे MIS आपको मैं जैसे बता दूं कि बहुत लोग सीनियर सिटीजन के लोग जो हैं अपनी रिटायरमेंट का पैसा, अपनी गाड़ी कमाई लोग जो है रखे 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया तक की, इससे जो हमको महीने में जो ब्याज मिलेगी उससे मेरा घर परिवार चलेगा। आज पोर्टल पे उसकी व्यवस्था नहीं है। क्या कर रहे हैं अमित शाह? ये जुमलेबाजी बहुत दिन तक आपको नहीं चलेगी। आके झारखंड में बोल गए और फंस गए, बोल करके फंस गए। आप देखे, आपने रिजल्ट देखा,
क्या हुआ। और यही मैं बता दूं आपको, इसी तर्ज पे हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं। और अब की इस जो है 2025 में जो चुनाव हो रहा है आपका विधानसभा में का बिहार में, वहाँ से भी बीजेपी का हम लोग सुपड़ा साफ कर देंगे। और नहीं तो माननीय अमित शाह जी, आप इस सहारा के निवेशकों का मामला बहुत गंभीर है, इस पे संज्ञान लीजिए और पूरे देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान करने का काम कीजिए। नहीं तो अभी इससे भी बड़ा मेरा कदम उठेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि लीगल में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, वहाँ पे भी हमारा रीट पटिशन लगा हुआ है। तो हम आपको सड़क से लेकर के लीगल तक आपको छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक आप हमारा पैसा नहीं दीजिएगा। देख सकते हैं कि लोगों में किस तरीके का आक्रोश है, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के जिस तरीके से वो झारखंड में आते हैं चुनाव के समय और ये कहते हुए नजर आते हैं कि पैसा आपको दे दिया जाएगा, लेकिन पैसा जो है लोगों का मिल नहीं रहा है। कुछ यहाँ पर एक बूढ़ी माँ है, उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे। कितना पैसा है मैम आपका? 50 लाख है बाबू। कब से जमा कर रहे थे? हम जमा नहीं किए थे, एक ही बार में फिक्स किए थे। किस लिए पैसा जमा किए थे? कुछ मिला है अभी तक जो 10,000 नहीं, देने का बात किया गया है? 1 रुपया नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं मिला है। घर में कौन कौन है? मेरा बेटा है, बहू है, हम है, पति है। तो क्या करते हैं, मतलब कैसे रोजी हम लोग रोटी? जैसे कि गांव पर खेती बाड़ी, यहाँ पर गाय वाय पोस रहे हैं थोड़ा। पोस रहे हैं। हाँ, 5-6 ठो गाय है, पोस रहे हैं, घर भाड़ा उड़ा दिए हैं। बाल बच्चा भी कोयला में थोड़ा काम धाम कर रहा है, उसी से हम लोग का चल रहा है। भरोसा लगा के रखे थे, देखिए। मतलब भरोसा किए थे सहारा पर, नाम में सहारा है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग सोचे थे कि बुढ़ापे का सहारा हाँ, बनने का, उसी बेटी का के लिए शादी हम करना रखे है। थे, उसी लिए रखे थे। हम लोग के उम्र होने नहीं देख रहे हैं, टेंशन आदमी पैसा के लेके एकदम वो हो जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि कोई अपनी गाड़ी कमाई जो है वो जमा करते हुए इसमें नजर आए, लेकिन अब वो लगातार जो है चक्कर काट रहे कि कभी उन्हें जो है उनका पैसा मिल जाए। कुछ और लोग भी है, उनसे भी जुड़ेंगे। चाचा क्या कहेंगे, पैसा जो जमा की है नहीं मिल रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है? बहुत तकलीफ है। कितना पैसा है आपका? 6 लाख। 6 लाख। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, मतलब पाई जोड़ करके जमा कर रहे हो, अब इसके लिए भटकना पड़ रहा है। पूरा भटकना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ है। अगर पैसा मिलता तो और भी कुछ काम होता। लेकिन जिस तरीके से पोर्टल की बात कही जा रही कि पोर्टल में अप्लाई किया जा रहा है, पैसा मिला? एक बार भी अप्लाई किए? हमें एक बार भी पैसा नहीं मिला है। एक बार भी नहीं मिला है? नहीं। चलिए कुछ और लोग भी है, उनसे भी जुड़ेंगे, क्या उनको मिला है या नहीं। सर, पोर्टल अप्लाई किया जा रहा था कि पोर्टल में अमित शाह बोले थे कि पोर्टल खोला है, क्या मिल रहा है? नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला। 1 रुपया भी नहीं। सबका डिफिशियंसी का मैसेज दे देता है, पैसा देना ही नहीं है उसको। इस तरह का पोर्टल लॉन्च किया है, अपने किसान का पोर्टल लॉन्च किया, 1 क्लिक में सबके खाते में पैसा चला जाता है। ये कैसा पोर्टल लॉन्च किया आप, जो कि सबका डिफिशियंसी? मतलब सरकार की मंशा पर ही सवाल उठ रही है कि सरकार पैसा नहीं देना। सरकार की मंशा पर सवाल उठ रही है। कंपनी का तो है ही, सरकार का भी मंशा है, दोनों का मिली भगत है। लेकिन अमित शाह आते हैं चुनाव के समय, बोलते हैं कि पैसा मिल जाएगा। झूठा वादा करते हैं, झूठ बोलते हैं। देखते हैं सहारियन वाले का भीड़ है, पहले बोल देते हैं हाँ जी सबको पैसा मिलेगा, आप लोग शांत रहिए। साफ तौर पर जिस तरीके से सबकी नाराज़गी जो है सहारा से तो है ही, लेकिन जो सरकार है जिनके सामने ये आवाज़ उठा सकते हैं और जिनके सामने ये पूछ सकते हैं कि आखिर हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा, और जो उन्हें पैसा दिला सकते हैं। एक बार फिर से हम नागेंद्र जी से जुड़ेंगे। नागेंद्र जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड को लेकर के अब सरकार की पहल देखने को मिल रही है। जो संपत्तियाँ यहाँ पर अटैच करने की बात कही जा रही है, आखिर कितनी संपत्तियाँ हैं? 40,000 करोड़ रुपये अगर झारखंड की, जो आंकड़े जो अभी रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, क्या इतनी संपत्ति है सहारा के पास झारखंड में? देखिए, झारखंड में तो जो हम लोगों ने रिसर्च किया तो हमको 2 संपत्ति ही मिला, ठीक है। एक धनबाद में और एक बोकारो में। धनबाद की प्रॉपर्टी ये लोग बहुत पहले बेच चुके हैं। बोकारो किसकी आप बात कर रहे हैं? और बोकारो की प्रॉपर्टी जो माननीय बाबूलाल मरांडी भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में इन लोगों ने जो खरीदा था, जो एक अखबार की कटिंग भी अभी आपको हम दे रहे हैं 2000, वो भी ज़मीन में आधा ज़मीन जो फॉरेस्ट का था और आधा ज़मीन जो बचा हुआ है वो भी पता नहीं कोई भाजपा का नेता उसका खरीद भी लिए होंगे, हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, उसका हम तहकीकात करवा रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में कहीं कुछ प्रॉपर्टी नहीं है। जो कार्यालय भी इनके थे सब रेंट में खुले हुए थे और उस कार्यालय के खोलने की अनुमति भी झारखंड सरकार से इनका नहीं लिया गया था। वो एक अलग फर्जीवाड़ा है जो हम अलग उस पर कार्रवाई करवा रहे हैं। लेकिन झारखंड का पैसा कलेक्शन करके बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में झारखंड के पैसा से प्रॉपर्टी लिया गया है। तो कोई ज़रूरी थोड़ा है कि झारखंड का संपत्ति बेच के ही झारखंड के लोगों को मिले।
जो बाहर की संपत्ति है उसको ही बेच के मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिहार और यूपी में कहा जा रहा है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन काफ़ी कम दामों में बेचा जा रहा है उसे। देखिए, ये तो सहारा इंडिया जो है 72 प्रॉपर्टी का लिस्ट जो है सेबी ने इनको अटैच किया था 2012 में। ये खुद ही उसका वैल्यू लगा करके सेबी को दिए थे। अभी ताज़ा एक उदाहरण मैं बताऊंगा अभी, तो उसमें क्या किए कि वो लोग जो है समझ में नहीं आ रहा है कि वो असाइनमेंट है सेबी के पास में, डीड जमा है सेबी के पास में और संपत्ति बिक जा रही है। अभी जैसे पटना का जो प्रॉपर्टी का लिस्ट था वो सेबी में कागजात जमा है लेकिन पटना का संपत्ति बिक गया। अभी बेगूसराय का हमने कुछ डीड निकाला है, बेगूसराय का जो डीड है वो जमा है कहाँ, सेबी में, और बेगूसराय का संपत्ति बिक गया। इसको भी लेकर के लेकिन आप सवाल लगातार उठाते आ रहे हैं कि जो संपत्तियां बिक रही है वो कहा जा रहा है कि जो सरकार में है उनके मंत्री या फिर रिश्तेदार उनको बेचा जा रहा है कम दामों में, ये भी सवाल उठ रहा है। एक ताज़ा उदाहरण आपको हम दे देते हैं। अभी मध्य प्रदेश में भोपाल में सहारा की जो ज़मीन बिकी वो 200 करोड़ रुपए का उसका बाजार वैल्यू था। वो ज़मीन भाजपा के नेता संजय पाठक विधायक हैं 50 करोड़ रुपए में मात्र खरीद लिए। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों ने वहाँ पत्र लिखा, हमारे लोग वहाँ हंगामा मचाए, तो मामला ईओडब्ल्यू में जांच के लिए चला गया और ईओडब्ल्यू में सहारा के अधिकारी आ भी नहीं रहे हैं, जांच में भागीदारी नहीं निभा रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं। सबसे मज़े की बात तो ये जान लीजिए कि जो खुद ही वो लोग निकाले थे कि हमारा इस प्रॉपर्टी का वैल्यू इतना है, उसको इतना कम दाम में कैसे बेच दे रहे हैं। अभी जो आपका बेगूसराय वाला जो ज़मीन की हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, उसका वैल्यू 2012 में सहारा इंडिया ने एक वैल्यूअर से लगा करके दिया था, उसका मैं कागजात अभी आपको दे दूंगा जो आरटीआई से आया हुआ है। उसका वैल्यू था 41 करोड़ रुपया 2012 में, और 2022-23 में वो ज़मीन बिकी। तो इमेजिन कीजिए कि उसका दाम कितना बढ़ना चाहिए था। वो ज़मीन बिका है 5 करोड़ 10 लाख में। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। मतलब आपदा में अवसर कौन निकाल रहा है? जिस तरीके से एक तरह से आपदा है आम लोगों के लिए और आपदा में अवसर निकाला जा रहा है। आपदा में अवसर सहारा इंडिया भी निकाल रहा है और आपदा में अवसर भाजपा वाला भी निकाल रहे हैं। इनकी मैक्सिमम संपत्ति वही लोग खरीद रहे हैं या उनके जो चहेते हैं वो लोग खरीद रहे हैं। आरोप तो ये भी लगता है कि जिस तरीके से जो पोर्टल निकाला गया था वहां पर अप्लाई करने के लिए भी 500 हज़ार रुपए लिए जा रहे थे। बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं, यहाँ जितने भी साथी बैठे हुए हैं रात भर जग करके पोर्टल में क्लेम किए हैं। थोड़े यहाँ तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं। पूरे देश की बात करें जो 1 करोड़ 21 लाख लोग जो अपना ये सर्टिफिकेट वहाँ क्लेम किए, एक एक सर्टिफिकेट के पीछे 300-400 रुपया वो लोग खर्च किए, और उसके बाद 99% लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहते हुए कि आपका डाटा जो है वो सहारा इंडिया के डाटा के साथ मैच नहीं कर रहा है, आप सोसाइटी के मेंबर ही नहीं हो। तो इसका मतलब है कि सहारा ने सबको जाली सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, या सहारा ने जो लीक करके दिया था मंत्रालय को कि मैं अगर गलत डाटा दूंगा तो हम पे आप कार्रवाई कीजिए, तो डाटा अगर वो गलत दे दिया तो कितने लोगों पर भाजपा सरकार उन पर कार्रवाई की? अमित शाह जी ने किसी पर कार्रवाई किया क्या? एक भी जो उनके जो डायरेक्टर हैं एक को भी जेल नहीं भेजा गया। वो तो हम लोगों ने कई राज्यों में क्रिमिनल केस किया तो 1-2 डायरेक्टर जेल गए भी, लेकिन सरकार ने एक कार्रवाई भी इनके ऊपर में नहीं किया, उल्टा इन लोग को बचाने का काम किया। लगातार हम लोग एनालिसिस जो कर रहे हैं 2014 से सरकार बनी है भाजपा से लेकर अभी तक का, उसमें कई मोड़ कई ऐसा जगह आया जहां पे सीधे सीधे देखा गया कि भाजपा के लोग ही उनको संरक्षण में खड़े हुए हैं। और तो हमको ये कहना पड़ रहा है कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, चोर मचाए शोर। माननीय अमित शाह जी जिनके हाथ में 2019 से सहकारिता मंत्रालय को बागडोर संभाल रहे हैं, आते ही वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से अलग करवा करके वो नया मंत्रालय बनवा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, और खुद ही उनके कैबिनेट मंत्री हैं। और देश के सबसे अहम ओहदा माननीय गृह मंत्रालय का भी पद उन्हीं के ऊपर पास है। उसके बाद में जब 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का, वहाँ गए कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया घोटाला, सहारा इंडिया स्कीम, मतलब नहीं कौन किया, एक करवाने का जो जिम्मेवारी है वो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का है। आप मान रहे हो कि सहारा स्कीम आपके जवान से निकला, एक बार नहीं कई बार। तो जब स्कीम हुआ है तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा? एक मिनट। तो साफ तौर पर आप सुन रहे हैं कि लगातार जो है यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप, जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह पर लगातार सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि अगर वो चाहे तो जो सहारा का पैसा जो बकाया है वो मिल सकता है, लेकिन सरकार इस पर टाल मटोल कर रही है और साफ तौर पर जो संपत्तियां हैं वो सरकार के जो मंत्री है और जो उनके लोग हैं वही कम दामों पर खरीद रहे हैं।
तो अभी क्या है कि भाजपा के लोग इतना कम दाम में ज़मीन खरीद ले रहे हैं। आप वहाँ गए तो स्कैम बोल दिए सहारा पे, तो गृह मंत्रालय के जुबान से निकल रहा कि सहारा इंडिया में स्कैम हुआ है। तो स्कैम हुआ है तो इसकी जांच कौन करवाएगा? आपने कोई इंक्वायरी कमीशन का गठन किया? आज तक सहारा पर जांच करवाने का कुछ नहीं किया। और झारखंड में आते हैं तो कहते हैं कि सहारा का भुगतान नहीं हो रहा, तो इसके जिम्मेवार हेमंत सोरेन जी हैं। क्या यही हिम्मत तो बिहार में जुटाएंगे? क्योंकि बिहार में झारखंड से ज़्यादा डिपोजिटर हैं कि वहाँ भुगतान नहीं हुआ तो नीतीश कुमार जिम्मेवार है। करेंगे क्या? तो ये पूरा जो है लोगों को रिझाने का, लोगों को फंसाने के लिए ये काम कर रहे हैं, जिसका कि लाभ नहीं मिल रहा है। और परिणाम स्वरूप पूरे देश भर में 10,000 से ज़्यादा लोग आज आत्महत्या कर लिए हैं। और इन सब मौतों का अगर कोई जिम्मेवार है तो माननीय अमित शाह जी हैं, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। जब सुब्रत राय की मौत हुई, जो पूरा ठग था, इस देश के 65 करोड़ लोगों को आर्थिक कंगाल बना दिया, उनकी जब मौत हुई तो उनके मौत के बाद भाजपा के बड़े नेता माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सपना राय जो उनकी पत्नी है, उनसे मिलने के लिए लखनऊ सहारा शहर चले गए, मिलने के लिए, उनको संवेदना जताने के लिए। हमारा 10,000 लोग मरा पूरे देश भर में। एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए कि भाजपा कोई विधायक भी उनके घर गया हो उनको संवेदना जताने के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? समझ में नहीं आता है लोगों को। तो ये लगातार उनको संरक्षण दे रहे हैं। पुलिस जब खोजने जा रही है कोई स्टेट का, जब कुछ FIR हो रहा, वारंट हो रहा, तो ये लोग नहीं मिलते हैं। लेकिन माननीय जोगी जी के साथ इनका फोटो सेशन होता है, OP श्रीवास्तव का, उनके साथ में लगातार फोटो वायरल होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो तकलीफ बहुत ज़्यादा है। और जो हम लोग सोचे थे माननीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, पूरे देश को बहुत उम्मीद था कि जब वे कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो गलत करेंगे उन पर को कार्रवाई करूंगा, तो इतना बड़ा ये मुद्दा है सहारा का, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक इस देश में आपने देखा होगा जितना भी घपला घोटाला हुआ उसमें सरकारी धन लूटा गया है। चाहे वो चारा घोटाला की बात कर लें, अलकतरा घोटाला की बात कर लें, कोयला स्कीम की बात कर लें, 2G की बात कर लें, जितना भी स्कीम हुआ, यहाँ तक कि आपका हर्षद मेहता वाला जो कांड हुआ था शेयर मार्केट वाला, उसमें सरकारी पैसे को लूटा गया। लेकिन इस केस में 13 करोड़ लोगों का, सीधे आम नागरिक, इस देश के मिडिल क्लास और एकदम लोअर क्लास लोग, कहा जाए कि आम जनता के साथ जो स्कैम हुआ है, तो अगर पूरे विश्व का देखा है तो सबसे बड़ा स्कैम से हम कह सकते हैं। सबसे बड़ा स्कीम है, सबसे बड़ा स्कीम है। लेकिन हमारी सरकार जो है वर्तमान की है, वो केवल इसको वोट के रूप में इस्तेमाल कर रही है और लोगों को उलझा के रखे हुए है। अब मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वो RTI की कॉपी मेरे को देना। अभी देखिए, आपका CRCS रिफंड पोर्टल जो बना, सहारा रिफंड पोर्टल, उसमें पूरे देश से आपका जो क्लेम आया है 1,32,00,000 लोगों ने क्लेम किया, 1,32,00,000। जबकि सहारा इंडिया ने खुद ही दिल्ली हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि सहारा के चारों सोसाइटियों में 10 करोड़ लोग मेंबर हैं। तो कितने लोग क्लेम किए? 1,32,00,000। ये वही लोग हैं जो लोग क्लेम किए जब हर सर्टिफिकेट पर 200, 400, 500 रुपये खर्च करके किए हैं। जिनके पास पैसा नहीं होगा वो नहीं कर पाए, तो बाकी लोग नहीं किए। अब 1,32,00,000 भी लोग किए हैं, तो कितना किए? ताज़ा RTI है आपका 30/3/2025 का 91,181 करोड़, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ आप मान लीजिए। और इस पैसा को देने के लिए आप कहाँ से देंगे? जिसमें से भुगतान 5,000 करोड़ रुपए जो इन लोगों ने गलत तरीके से एस्क्रो अकाउंट से उठाया, उसमें से मात्र 2,541 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। 2 साल होने चला। इसको माननीय अमित शाह कहती है कि डाटा ही नहीं मिल रहा है। तो डाटा अगर नहीं मिल रहा है तो डाटा लेना किसका काम था? सहारा ने तो खुद ही लिख के दिया था कि हम आपको पूरा डाटा दे रहे हैं, अगर डाटा गलत होगा तो आप हम पर कार्रवाई कीजिए। तो ये तो माननीय अमित शाह के गाल पर तमाचा है कि आपको खुले चैलेंज किया सहारा वालों ने कि मैं डाटा दे रहा हूं और हम गलत देंगे तो हम पे कार्रवाई कीजिए, और पूरा डाटा ही वो गलत दे दिया। तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? कार्रवाई क्यों नहीं किया? अगर आप 2-4 डायरेक्टर को उठा करके जेल में बंद करवा दिए होते तो आज पूरा डाटा सही हो जाता। डाटा और फाटा का चक्कर इसलिए है कि कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास में, कोऑपरेटिव मंत्रालय के पास में मात्र 5,000 करोड़ रुपया एस्क्रो अकाउंट से लिया गया है कि 2,500 करोड़ रुपया उसमें डिवेंचर का पैसा था, 2,500 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव का पैसा था। तो इंटरेस्ट के साथ 5,000 ले लिए, बाकी पैसा डिवेंचर का है, वो ले नहीं पाएंगे। और उसी 5,000 करोड़ रुपया में से बहुत शर्म आता है इस देश की न्यायिक व्यवस्था को देख करके कि 20 लाख रुपया पर मंथ जो 2 लोगों को डिप्यूट किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा,
उनको 20 लाख रुपया पर मंथ दिया जा रहा है, पोर्टल का मेंटेनेंस का चार्ज दिया जा रहा है, सारा कुछ उसी पैसे से दिया जा रहा है। और लोगों को हाथ में कितना आया? 5,000, 10,000। बहुत खुशनसीब लोग हैं जिनको कि 50,000 रुपया मिला होगा। मतलब आप डाटा देख सकते हो कि 2541 करोड़ रुपये जो जमा किया वो पैसा, बाकी चीज तो भूल जाए। ये भी मूलधन है, ये भी मूलधन है। ब्याज की बात छोड़ दीजिए। और जो लोग डेथ कर गए हैं, जो लोग बिलख रहे हैं, जो लोग इनका MIS में पैसा फंसा हुआ है, उसका तो क्लेम ही नहीं लिया गया। और ये आईवास जो किया जा रहा है कोऑपरेटिव का, कोऑपरेटिव के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के द्वारा जो लाइसेंस दिया गया था, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड सहारा क्यूसॉप कंपनी, सहारा क्यूसॉप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये सब का पेमेंट कौन देगा? ये सब तो पुरानी कंपनियां थी। इसके लिए कहीं कोई बात नहीं होता है। माननीय वित्त मंत्री जी पार्लियामेंट में बोल देते हैं कि हम तो पैसा देने को तैयार हैं, कागज ले और पैसा लेकर के जाओ। तो कागज तो सब लोग लेकर खड़े हैं, कोई जगह बता दो। तो यहाँ पर 20 लोग है, 20 लोगों का 5 करोड़ से ऊपर निकल हम लोग। तो ये सिचुएशन है कि एक केवल पॉलिटिकल ड्रामा है। सहारा का भुगतान करने का जो रास्ता है, उस रास्ते पे केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है। अगर साफ तौर पर मनसा सरकार पर उठ रहा है, उनकी मनसा सही नहीं है, सब मनसा सही नहीं है। अब देखिए, आपको हम छोटा सा एग्जांपल आप बता सकते हैं कि हमने उन पर इतना आरोप लगाया। दिल दुखेगा तो आदमी आरोप लगाएगा ही। सोल्यूशन तो इसका मैं ही बता रहा हूँ कि सोल्यूशन है क्या। अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो 5,000 करोड़ रुपए के लिए वो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट गए और 1 सप्ताह में वो ग्रांट हो गया उनका पिटीशन, और 5,000 करोड़ रुपया इनको मिल गया। ये लोग लगाते कि भैया जो पैसा 25,000 करोड़ रुपया है जो सेबी नहीं बांट पाई, वो पैसा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपॉजिटर का है, इनका पैसा कन्वर्जन होकर के वहाँ आ गया था। और पूरा 25,000 करोड़ रुपए के लिए अगर अर्जी दाखिल किए होते न्यायालय में तो 1 मिनट में उनका मिल जाता पूरा पैसा। 5 की जगह 25 मिलता, 25,000 करोड़ रुपए आपके पास में चला आता। दूसरा कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा ने खुद ही लिख के दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा जो है वो हम लोग लगा दिए हैं सहारा की MB वैली प्राइम सिटी जो है उसमें। नियमतः कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा रियल इस्टेट में नहीं लगाया जा सकता है। टोटली रॉन्ग है ये। इसको लेकर के जब मेरा पैसा वहाँ लगा हुआ है तो माननीय भारत सरकार, माननीय सहकारिता मंत्री, माननीय हमारे देश के दिग्गज नेता जा करके वहाँ अगर लगा दिए होते कि 65,000 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव का वहाँ लगा हुआ है, उसको हमको टेक ओवर करना है, वो टेक ओवर करके अगर नीलाम कर दिया था, खरीदार भी हैं, तो 65,000 करोड़ रुपया प्लस 25,000 करोड़ रुपया जो पड़ा हुआ है, तो इस पर 90,000 करोड़ रुपया आपको आ जाता। तो ये पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट जो 1 लाख करोड़ रुपया का जो हुआ है, क्या 3 दिन के अंदर भुगतान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सारा डाटा वहाँ लोड है। प्रिंसिपल भी लोगों को मिल जाता तो कुछ तो जान आ जाता। उसके बाद सहारा की इतनी संपत्तियां हैं जो सेबी में रखा गया, 72 प्रॉपर्टी है, बाकी जो बरसोवा का लैंड है, सबको बेच देते तो सबको ब्याज समेत भी पैसा मिल जाता। लेकिन ये करेगा कौन? सरकार। क्योंकि सरकार के पास में सारे साधन हैं, केवल कोर्ट के सामने इनको अर्जी दाखिल करना था। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार के मनसा पर सवाल उठ रहा है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरी ओर सरकार अगर चाहे तो कंपनी को ऊपर उठा सकती है। बाकी और भी कंपनियां हैं देश में से जो कंपनियां डूब रही थी, सरकार RBI इसको सपोर्ट करती हुई नजर आई, कंपनी ऊपर उठती हुई नजर आई और पैसा वापस दिया गया। सरकार ये भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर सरकार की मनसा पर सवाल उठ रहा है कि ना सरकार कार्रवाई की बात कर रही है, कार्रवाई भी नहीं हो रही है, और सही तरीके से कंपनी को ये नहीं दिया, छूट नहीं दिया जा रहा है कि वो आगे काम करके पैसा चुका सके। देखिए, सीधी सी बात है कि जो कंपनी इतना फर्जीवाड़ा कर चुका, जिस कंपनी के कारण 10,000 मौतें हो चुकी, जिस कंपनी के कारण लाखों लोग घर से बेघर हो गए, क्या ऐसा कंपनी को फिर से पुनर्जीवित करना सही होगा क्या? होगा क्या? एक तरफ 13 करोड़ डिपॉजिटर है, एक तरफ कुछ चंद मुट्ठी भर लोग कंपनी चलाने वाले लोग हैं। तो आपको चंद मुट्ठी भर लोग प्यारा है कि 13 करोड़ लोग प्यारा है? जिस तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका लाइसेंस निरस्त कर दिया, तो बाकी चीज़ों के लिए अपना दिया ही क्यों? और दिया भी तो जब जांच में जब इतना सारा चीज़ आपको आ रहा है कि लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा, इतना मौतें हुई है, इसके खिलाफ इतना केस हुआ, तो तत्काल आपका सारा लाइसेंस को निरस्त कर देना चाहिए था। कोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, सोसाइटियों पर इनको रोक लगाओ, जब तक कि पैसा नहीं देंगे ये नहीं कर सकते हैं। तो आपको वहाँ आप तो काम कर नहीं रहे हैं, तो इसको रोक लगा करके सीधे सीधे सारा कोऑपरेटिव का पैसा जो था वो भुगतान के दिशा में बढ़ना चाहिए था, जो ये नहीं कर रहे हैं। जी, लेकिन एक
सवाल तो और भी उठ रहा है, जिस तरीके से लगातार आप कहते हुए सुन रहे हैं कि और हमारे साथ यहाँ पर जो निरसा के माननीय विधायक है अरूप चटर्जी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे और वो भी लगातार इसको लेकर के आवाज़ उठाते हुए नज़र आए हैं। जिस तरीके से सहारा का पैसा जो लगातार लोग मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनका पैसा मिले, इसको लेकर के जो संस्था जिस तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है, लगातार जो है कि जो अप्लाई पोर्टल की बात की जाए तो पोर्टल पर अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है पैसा वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में लगातार आवाज़ बनते हुए, अगर निरसा विधायक की भी अगर हम बात करें तो वो भी आवाज़ बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये संस्था जिस तरीके से काम कर रही है किस तरीके से वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। सर, जिस तरीके से सहारा का पैसा करोड़ों रुपए अगर बात करें तो सिर्फ झारखंड का जो है वो है, इसको लेकर के आप भी लगातार आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, संस्था जो है लगातार काम करती हुई नज़र आ रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? नहीं, देखिए, इस मामले को इस बार विधानसभा में भी बहुत प्रमुखता से हम लोगों ने उठाया। जो सहारा के जितने लोग हैं, जो एजेंट प्लस जो लोग पैसा जमा किए हैं, ऐसे कई मतलब 1 करोड़ से भी ज़्यादा उपभोक्ता यहाँ पर है जिनकी पैसा फंसी हुई है। तो हम लोगों की कोशिश है और विश्व भारती जन सेवा संगठन तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को लड़ रही है। इसके साथ साथ सरकार पहली बार है पूरे देश में जो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने आगे बढ़कर इसकी एक कमीशन भी बनाएगी, साथ साथ एक पोर्टल भी खोलेगी जिसकी भी जो ग्रीवांसेस है वहाँ पर डाल सकते हैं, जिसका जो आवेदन है डाल सकते हैं। और इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा लड़ी जाएगी। उपभोक्ता के तरफ से सरकार भी अपने वकील को खड़ा करेंगे। तो हम लोग प्रयासरत हैं और सरकार भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोगी है। बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो हेमंत सरकार, जिस तरीके से आप भी कहते हुए जाते कि पहली सरकार है, ऐसी पहला राज्य है जो अब इस पर एक्शन लेने को नज़र आ रहा है। डीजीपी भी बैठक करते हुए नज़र आए और कहा गया कि जो भी यहाँ पर अधिकारी है उनके खिलाफ वारंट निकाला जाएगा। इसको लेकर के अब क्या कुछ बात आगे चल रही है? कमेटी बनाने की भी बात कही गई है इसको लेकर के। जल्दी कमीशन यहाँ पर बन जाएगी और हमको लगता है रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में वो कमेटी बनेगी और वो तमाम चीज़ों को, तमाम मसलों को देखेगा। वारंट तो हमको लगता है जो इशूड है सहारा के जो डायरेक्टर्स एवं दूसरे अधिकारियों को, तो उन लोगों को भी गिरफ्तारी की जो प्रोसेस है वो सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। अभी जिस तरीके से नागेश जी से हम चर्चा कर रहे थे कि जो संपत्तियां यहाँ पर अटैच करने की बात कही जा रही थी, हम चर्चा भी कर रहे थे कि आज संपत्तियां झारखंड में है नहीं। ऐसे में सरकार जिस तरीके से आवाज़ अब यहाँ के लोगों की बनती हुई नज़र आ रही है और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के समय में आते हैं और जुमलेबाजी करते हैं कि नहीं पोर्टल चालू कर दिया गया है, 10,000 रुपये दे दिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि 50,000 रुपये जो है वो दिया जाएगा। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ लोगों के करोड़ों रुपया इसमें फंसी हुई है, तो हम समझते हैं होम मिनिस्टर को जिस तरीके से एक्शन लेनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करनी चाहिए, वो उस तरीके से चीज़ों को गंभीरतापूर्वक ले नहीं रही या लोगों को बेवकूफ़ बनाने के काम कर रही है। तो स्वाभाविक बात है, जो राजनीति से परे स्टेट गवर्नमेंट सारे उपभोक्ताओं की मामला को टेकअप करने के लिए तैयार है अपने स्तर से। लेकिन जिस तरीके से एक सवाल और भी है, जो कंपनी हम सहारा की बात कर रहे हैं 45 साल पहले गोरखपुर से शुरू हुई, लोगों को इसने सपने दिखाए और एक समय ऐसा था कि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली अगर कोई कंपनी थी तो सहारा थी, जो लोगों को सहारा दे रही थी। लेकिन अगर इसके डाउनफॉल की अगर हम बात करें तो आखिर क्या कुछ ऐसा रहा कि कंपनी जो इतने डाउनफॉल पर चली गई कि जो 65 करोड़ जनता है देश की वो अब प्रभावित हो गई है? सहारा सबसे बड़ी कंपनी हमको लगता है देश में थी। हम लोग उस समय भी देखते थे जो लोग 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया के लोग जमा करते थे अपने बच्ची के शादी के लिए, पढ़ाई के लिए। लेकिन लोगों की पैसा डूब जाने से उनकी जो घर की समस्याएं और बढ़ गई है। तो कुछ अधिकारियों का, सहारा के डायरेक्टर्स का अपने मनमानी तरीके से चलना एवं पैसों की बंदरबाट करने एवं दूसरे कंपनियों में ट्रांसफ़र करके उस कंपनी के माध्यम से प्रॉपर्टीज़ खरीद के रख लेना, इन तमाम चीज़ों को मिसमैनेजमेंट बोलिए या आप बोल सकते हैं, जो इनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को आगे लाने के लिए इतनी बड़ी कंपनी जो आज इस परिस्थिति में पहुंच गई।
तो आप लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं कि आखिर कितनी समस्याएं हैं। जिस तरीके से गाड़ी कमाई की हम बात कर रहे हैं और तमाम चीज़ें हमने आपको सुनाई, और जो संस्थान है जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, विश्व भारती जन सेवा संस्थान, और लगातार हम नागेंद्र जी से भी जुड़ते हुए बात करते हुए आ रहे हैं कि आखिर इसकी पहल जिस तरीके से उन्होंने उठाई है और इसकी आवाज़ जो है, करोड़ों लोग हैं जिनकी आवाज़ बन रही है। सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, भले हम फिलहाल झारखंड में हैं, लेकिन अभी ये रुख इख्तियार कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव है और बिहार में भी इस मुद्दे को वो पूरी तरीके से उठाएंगे, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है बस इसे चुनावी मुद्दा बनाए हुए है और सरकार की मंशा जो है सही नहीं है। और ये जो चीज़ें यहाँ पर आकर के कही गई थी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, उसके बाद अब इन्होंने खुले तौर पर चैलेंज किया है कि बिहार में जाकर के इस मुद्दे को अगर भुना करके दिखाना है तो दिखाए। ऐसे में इनका साफ तौर पर कहना है कि ये पहले बीजेपी वोटर थे, लेकिन अब बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप अभी बिहार की भी चर्चा कर रहे थे कि बिहार में भी चुनाव है, अगर बिहार की बात की जाए तो आप कह रहे थे कि जो झारखंड की जो यहाँ पे लोगों का पैसा है, यहाँ जो निवेशक थे, इनका पैसा जो है बिहार में जाकर के प्रॉपर्टी खरीदा गया है और बाकी चीज़ें हैं। ऐसा कितने मामले जो है वो सामने आए, कुछ रिकॉर्ड है इसका? देखिए, बहुत सारे मामले अभी सामने आए हैं। चूँकि यहाँ पे जो सहारा इंडिया के एक अधिकारी थे, वो इस केस में सीआईडी वाला में वो सरकारी गवाह बन गए, और भी कई अधिकारी जो हेडक्वार्टर से भी हमसे संपर्क में हैं। उनसे हम लोगों का एक सवाल है कि झारखंड में इतना पैसा जो लिया गया, वो पैसा गया कहाँ? जब भुगतान हुआ तो पैसा कहाँ गया? तो जो बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह में देखने को भी बहुत चीज़ मिला है, तो मैक्सिमम पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है बिहार में, और बिहार में मध्य प्रदेश में भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, और हमारे ही पैसे से दूसरे अन्य राज्यों में बड़ी बड़ी संपत्ति लिया गया सहारा का, और झारखंड में ना के बराबर लिया गया। और वो संपत्ति को औने पौने दाम में बेच करके ये पैसा देश विदेश में भी जा रहा है। चूँकि इनके दोनों सुपुत्र जो हैं सुब्रत राय के, वो छुपे हुए हैं विदेश में। तो ये पैसा हवाला के थ्रू, हमको संदेह है कि जो रेट में ज़मीन बेचा जा रहा है वो आईवास है। ज़मीन का जो मोल हो रहा है वो बहुत ज़्यादा में हो रहा है। पक्का का जो पैसा है जो दिखाया जा रहा है, वो पैसा ही यहाँ रह रहा है इंडिया में, या सेबी एस्क्रो में जा रहा है, जो भी हो रहा है, उसके ऊपर जो पैसा लिया जा रहा है वो विदेश में ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है। इसकी जांच के लिए हम लोग सीआईडी को दिए हुए हैं, और बहुत जल्द इसका आप देखेंगे, एक 10 सप्ताह 10 दिन के अंदर। लेकिन नागेंद्र जी, आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो बेची जा रही है। मान लीजिए अगर किसी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है और रिकॉर्ड में उसे दिखाया जा रहा है कहीं 8-10 में बिक रहा है, लेकिन आपका ये कहना है कि वो 10 में नहीं बिक रही है, वो 20 में बिक रही है, और हवाला के जरिए पैसे जो है वापस, मतलब जो है विदेश में, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उनके दोनों बेटे जो है विदेश में रह रहे हैं, ये बड़ा आरोप नहीं लग रहा आपको? जी, मुझे पूरा संदेह है कि ये पैसा हवाला के थ्रू विदेश जा रहा है, क्योंकि उनके दोनों सुपुत्र वहाँ से बैठे बैठे पूरा कारगुजारी इंडिया में कर रहे हैं। अब बताइए ना कि जिस ज़मीन का वैल्यू 2012 में दिखाया गया था 41 करोड़, तो 2012 में उसका वैल्यू बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। वो ज़मीन का बिक्री जो हुआ है वो 5 करोड़ 10 लाख में हुआ है 10 साल के बाद में। तो ये क्या है? क्या आपको लगता है कि सहारा इंडिया इतना बेवकूफ़ बिजनेसमैन था कि 41 करोड़ का ज़मीन वो 5 करोड़ में बेच देगा? क्या आपको लगता है ऐसा? साधारण आदमी भी कह सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हुआ। दूसरा सवाल उठता है सेबी के ऊपर भी कि जब आपके यहाँ पेपर जमा है तो वो ज़मीन बिक्री कैसे हो रहा है, ये उनको भी जांच करना चाहिए था। तीसरा सवाल उठ रहा है केंद्र सरकार पर कि जब हम लोगों ने उनको लिख करके दिया कि साहब ये ऐसा ऐसा कारगुजारी कर रहे हैं, मेरे पास में लिखित दस्तावेज जो हम भेजे, अभी आरटीआई भी होने वाला है, तो आप इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं गठन कर रहे हो? झारखंड एक छोटा सा स्टेट है, वो इस दिशा में बढ़ रहा है कि हम इंक्वायरी कमीशन गठित करके पूरे चीज़ों को 6 महीने के अंदर इंक्वायरी करके सारे चीज़ों को कोर्ट के सामने खड़ा करेंगे। तो इस देश में बैठी हुई भाजपा की सरकार क्या ये काम नहीं कर सकती है कि पूरे देश के लेवल पर एक इंक्वायरी कमीशन गठन करके लोगों का भुगतान क्यों नहीं हुआ, लोग क्यों मरे, सहारा इंडिया ने कैसे फर्जीवाड़ा किया, क्यों नहीं वो कर रहा है? और सबसे मज़े की बात है कि SFIO सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ने जो इंक्वायरी करके रखा है 9 कंपनियों का, कोऑपरेटिव का नहीं कर सकता, 9 कंपनी का किया है सहारा का, उसका इंक्वायरी रिपोर्ट भी लोग बाहर नहीं आने दे रहे हैं, वो भी दबा के बैठे हुए हैं। SFIO का जो इंक्वायरी है उसको तो अब तक कोर्ट में प्रोसीड हो जाना चाहिए था, जनता के बीच आ जाना चाहिए था कि सहारा ने कैसे कैसे घोटाला किया, वो भी दबा के बैठे हुए हैं कि अगर वो बाहर आ जाएगा
तो मुझे संदेह है कि वो एसएफआईओ के जांच में बहुत सारे अधिकारी तो जेल जाएंगे ही, भाजपा के बड़े नेताओं का भी कहीं कहीं नाम ना आ जाए। जिस तरीके से कह रहे थे कि हवाला का पैसा कम दाम में बेचा जा रहा है, बिना मिली भगत के साठगांठ के तो ऐसा हो नहीं सकता। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इस देश में प्रशासन अगर चाह जाए, जिस तरह से हमारे यहाँ का लीगल डिपार्टमेंट है, ईडी का डिपार्टमेंट है, सीबीआई, इतना अच्छा फाइनेंशियल क्राइम पर इन लोगों ने संज्ञान लेकर के जांच किया इस देश में पिछले दिनों में, चाहे वो हर्षद मेहता कांड हो या और भी कई केसेस हैं। तो सहारा के ऊपर अगर वो जांच कर देंगे तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। उनको जांच करने से रोक कौन रहा है? इनको तो सीधे सीधे ये रिकमेंड कर देना चाहिए था अभी तक कि सीबीआई का जांच बैठा दो, सीबीआई वाले दूध का दूध पानी का पानी निकाल देते। तो ये करना नहीं चाहते हैं क्योंकि भाजपा को डर है कि सीबीआई अगर जांच करेगी तो भाजपा के बहुत सारे नेता इसमें फंसते हुए नजर आएंगे। अभी ताज़ा उदाहरण है कि भोपाल में 200 करोड़ रुपए का जमीन 50 करोड़ रुपया में भाजपा के परम आदरणीय विधायक संजय पाठक जी ने खरीद लिया। और ये बहुत सारे ऐसे हैं, ये तो एक हाईलाइट हो गया, बहुत सारे ऐसे मामले आपको आएंगे जिसमें कि इनके चट्टे बट्टे इनकी संपत्ति का वारा न्यारा कर रहे हैं। लेकिन नागेंद्र जी, एक सवाल उठता है, जिस तरीके से ये तो बात हो गई कि जो फ्रॉड स्कैम की हम बात कर रहे हैं कि 65 करोड़ लोग जो है चले गए, इस फ्रॉड में फंसे हैं। लेकिन एक समय था जब इसकी नींव रखी गई थी गोरखपुर से, आज से 45 साल पहले, और लोगों को मतलब एक भरोसा दिलाया गया और लोगों को भरोसा था भी। अगर हर तरफ देखा जाए, सहारा सिटी हो या फिर सहारा की आईपीएल टीम जो फ्रेंचाइजी है, आईपीएल टीम थी, इंडियन टीम को स्पॉन्सर करती थी। अगर कहा जाए तो अगर रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा नौकरियां जो है वो सहारा जो है लोगों को देती थी। लेकिन आखिर डाउनफॉल कहाँ से क्या स्टार्ट पर लोग इतना भरोसा भी जता रहे थे? पहला नंबर बात कि ये डाटा ही गलत है कि सहारा इंडिया ने नौकरी दिया था। सहारा इंडिया ने एजेंट डिप्यूट किया था और ये एजेंट को तो पेमेंट मिलता होगा, वही बात होगी। पेमेंट नहीं मिलता था, एजेंट को कमीशन मिलता था जी। और दुर्भाग्य की बात है कि लास्ट 3-5 इयर्स का जो कमीशन बना था सहारा के एजेंटों का, उनका कमीशन का भी री इन्वेस्टमेंट वहीं करवा दिया गया, वो कमीशन नहीं मिला। एजेंटों का जो फ्यूचर फंड जो कटा हुआ था, जिसको आप पीएफ बोलते हैं, वो पीएफ के रूप में महीना में 700 रुपये काटा जाता था, वो पैसा भी सहारा इंडिया ने हड़प करके खा गया, वो पैसा भी नहीं मिला। टीडीएस जो सहारा का कमीशन जो मिलता था उसके ऊपर में टीडीएस कटता था 10-12% का, वो टीडीएस का पैसा भी सहारा इंडिया ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं किया। आज कई एजेंट यहाँ बैठे हुए होंगे जिनका की लायबिलिटी इनकम टैक्स में बना हुआ है, क्योंकि वो कमीशन नहीं मिला। कमीशन तो वहीं उन लोगों ने री इन्वेस्टमेंट करवा लिया, लेकिन टीडीएस दिखा दिया। तो टीडीएस दिखा दिया तो इनकम टैक्स में जो है वो इनसे टीडीएस मांग रहा है, लेकिन टीडीएस का पैसा जो इनकम टैक्स में उनको भेजना चाहिए था, जो इनका काटा गया था, वो पैसा भी उनको नहीं भेजा। तो सहारा इंडिया कोई नौकरी नहीं दिया था, ये सारा प्रोपगंडा था। सहारा इंडिया 8 लाख 10 लाख एजेंट तैयार किया था, जिनके माध्यम से आप इमेजिन कीजिए कि डेली अगर 5 लाख एजेंट भी अगर 1-1 रुपया भी ला करके इस कंपनी को दे रहे होंगे 40 साल में, तो कितना दिए होंगे। तो कह सकते हैं कि ये पूरे विश्व का अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा फ्रॉड अगर देखा जाए तो 8 लाख, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 8 से 10 लाख जो है एजेंट बनाए गए और वहाँ से सबसे बड़ा स्कैम जो है किया गया। ये बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और दुर्भाग्य है कि सहारा इंडिया से मलाई इस देश के लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी ने खाया। मैं इसके लिए दोषी किसी एक पार्टी को नहीं बना रहा हूं, क्योंकि केंद्र में सरकार अभी भाजपा की है और ये उनकी जिम्मेवारी थी। उन्होंने वादा भी किया था देश से कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, पूरा जांच करूंगा। वो इस अगर वो वादा नहीं करते तो इतने सवाल नहीं उठते। आज ऐसे क्या है कि जितने भी इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां हैं लगभग सब ने सहारा से मलाई खाया और इसको 2 नंबर का काम करने दिया। लोग जान रहे थे कि ये गलत कर रहा है, लेकिन आंख में पट्टी बंधा हुआ रह गया। लेकिन अंततः 2014 से कंटिन्यू सरकार चल रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, तो गुनहगार तो वो कहलाएंगे, वो तो इसको संरक्षण देने वाले कहलाएंगे, क्योंकि वो चाहते तो जिस तरह से इस देश में इतना बड़ा बड़ा काम हुआ, चाहे 370 धारा था, राम मंदिर वाला मामला था, वक्फ का मामला है, बहुत सारे मुद्दे सुलझाए गए, तो सहारा इंडिया का ही मामला सुलझाया जा सकता था। और इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, अगर माननीय गृह मंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के साथ अगर 10 मिनट बैठक कर ले तो हम लोग बता देंगे कि कहाँ से भुगतान हो सकता है, हम लोग बता देंगे। या आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता हमारे जो झारखंड में हैं, चाहे माननीय बाबूलाल मरांडी जी हों, रघुवर दास जी हों, जो भी लोग हैं जिनकी पहुंच वहां तक है, माननीय अमित शाह जी तक, वो लोग किसी माध्यम से मेरे को उनके पास बैठा दें, हमारे टीम के लोगों को वहाँ बैठा दें,
10 मिनट का मुझे टाइम चाहिए। मैं माननीय अमित शाह जी की अगर नीयत सही है, वो चाहते हैं कि लोगों लोगों बात कह रहे हैं आप। लोगों को भुगतान हो, तो प्रेजेंटेशन हम लोगों से ले लें कि भुगतान कैसे होगा और उस पर वो काम करें। अगर नहीं होगा तो हम लोग अपना गर्दन कटवाने को तैयार हैं, या हम लोग हर वो सजा भुगतने को तैयार हैं अगर हम लोग झूठा बात अगर उनको कन्विंस करें तो। हम लोगों ने तो कई बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश किया माननीय सहकारिता मंत्री जी से, हम लोग को बुलाते ही नहीं है। एक बार बुला करके बात तो करें हम लोगों से। क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं क्या? आज झारखंड सरकार के द्वारा विश्व भारती जन सेवा संस्थान का लाइसेंस दिया गया, नीति आयोग से भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं, मतलब हमारी संस्था देश के 12 राज्यों में काम करे। एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन हम लोग भी तैयार किए हैं, करीब करीब 50-60 हज़ार हमारे मेंबर्स भी हैं। तो उनके प्रतिनिधि से अगर आपको 10 मिनट का अगर इतना कीमती टाइम है, 10 मिनट ही बुला करके हम लोग बात कर लीजिए। अगर उनको टाइम नहीं है तो हमारे यहाँ के लोकल सांसद महोदय जी हैं, वो हम लोगों को उनसे मिलवा दें। कोई भी आगे आके पहल करे ना भाई, कोई किन्हीं से कोई दुश्मनी है क्या? हम लोग अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं और मन में जो क्षोभ है, मन में जो आक्रोश है, जो चीज़ देखा गया है, तो हम लोगों का मन का जो ज्वाला है वो आगे फूट रहा है। बिल्कुल, आप खुद के पैसे के लिए लड़ रहे हो। अगर बात की जाएगा राजनीति तो वोट बैंक के लिए होती है, और जिस तरीके से जो आंकड़े हैं 65 करोड़, अगर सरकार ये काम करती है तो ऑब्वियसली सा है कि वोट बैंक भी उन्हें जाएगा जिसकी बात वो करते हैं कि हमने राम मंदिर किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अगर वो जनता की भलाई करते हुए पैसा मिल जाएगा तो जनता तो उनके तरफ ही जाएंगे। बिल्कुल, मंदिर बन गया, ये सारा काम हो गया, चलो जो उनके मुद्दा था, लेकिन ये 13 करोड़ लोग कहाँ जाए न्याय मांगने के लिए? 13 करोड़ नहीं, आप तो 13 करोड़ कर रहे इंटू 5 कर दिए जो हमने आंकड़े निकाले थे। नहीं, कहाँ जाए न्याय मांगने के लिए? आज आप कहते हैं कि इस देश में न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। भाई सुप्रीम कोर्ट जाने का क्षमता कितने लोगों में है? हम लोगों ने तो एक संगठन बनाया, 10, 20, 50, 100 रुपया करके इकट्ठा किया, तो जा करके हम लोग वहाँ खड़े हैं। हमारे जो वो अधिवक्ता हैं वो अपना पर्सनल फी नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग वहाँ खड़ा हैं। नहीं तो क्या आम आदमी की औकात है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस लड़ ले? एक एक वकील का एक एक दिन का 15 लाख 20 लाख फीस देना पड़ता है। सहारा इंडिया जो अपने अधिवक्ताओं को खड़ा करते हैं उनका करोड़ों का फीस है। क्या उनके पास जाकर के खड़ा होने की भी हमारी हिम्मत है? लेकिन सरकार का हिम्मत है, सरकार के फीस में सारी व्यवस्थाएं हैं। जब 5,000 करोड़ रुपया वो लोग एक सप्ताह में ले सकते हैं, तो 25,000 करोड़ रुपया भी ले सकते हैं। और सहारा की संपत्ति को ओवरटेक करने के लिए एक आईए वो लोग लगा दे तो वो भी उनको परमिशन मिल सकता है। अगर उनकी नीयत साफ है तो सहारा की संपत्ति को जब्त करें, सहारा से भी कैश करो अकाउंट से पैसा निकालें। और मज़े की बात आपको ये जान लीजिए कि जो लोग पोर्टल पर क्लेम किए हैं उनसे एक एग्रीमेंट लिया गया है उस क्लेम में कि अगर आप गलत पैसा लेते हैं तो कानूनी कार्रवाई आप पर बनता है। तो इससे ज़्यादा अंडरटेकिंग और क्या हो सकता है? आप पैसे की व्यवस्था कर दो, 1 लाख करोड़ रुपया, और सबका भुगतान कर दो, और फिर जहां स्कूटनी चाहे वैसे कर लो। अगर किसी ने गलत किया, उसने खुद लिख के दिया कि मैं गलत पैसा लूंगा तो आप मेरे पर कार्रवाई करो, तो कार्रवाई कर दो। पहले भुगतान तो करो। कितने लोगों को मारोगे तो पैसा दोगे? सवाल ये उठता है। तो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जाहिर है बढ़ेंगे ही, ये आंकड़े बढ़ेंगे, चूंकि पोर्टल भी जो लाया गया है उसमें इतनी तरह की परेशानियां हैं कि बहुत मुश्किल से क्लेम उस पर जनरेट हो पाता है। लोगों का फ्री में क्लेम नहीं हो रहा। लोग साइबर कैफे में यहाँ वहाँ जा रहे हैं, क्लेम करने के लिए 200-500 रुपया दिया जा रहा है। फिर री इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनके कार्यालयों में बहुत पैसा ठगा जा रहा था। फिर हम लोगों ने कंप्लेन किया झारखंड सरकार को कि री इन्वेस्टमेंट के नाम पर भी इन लोग पैसा ले रहे हैं और इनका जितना भी कार्यालय चल रहा है सब फर्जीवाड़ा वहाँ हो रहा है। तब जाकर के झारखंड सरकार ने संज्ञान लेते हुए सारे कार्यालयों को झारखंड ने बंद कराया। जैसे कि आपने कहा कि जो एजेंट थे, एजेंटों का पैसा भी चला गया। मतलब सहारा को एक तरीके से कहा जा सकता है कि सहारा का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, मतलब हर किसी को उसने ठगा है। बिल्कुल, ये बात आपका एकदम सटीक है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। सहारा का जो एजेंट थे, जो पैसा ला के लोग जमा करते थे, उनके बदौलत एक कंपनी 45-50 साल में इतना बड़ा कंपनी बन पाया जिसमें देश विदेश में इनका नाम मान सम्मान भी हुआ। लेकिन उस एजेंटों को भी ठगा। आज सहारा का एक एक एजेंट इतना पीड़ा में है कि जिसका वो डिपॉजिटर था उसका अपना घर बेच के, ज़मीन बेच के भी पैसा कहीं से ला करके दिया अपना जान बचाने के लिए। जो नहीं दे पाए वो आत्महत्या कर लिए, जो नहीं दे पाए वो घर से भाग गए, गांव छोड़ दिए, शहर छोड़ दिए। बहुत सारे एजेंट्स हैं, आपको वो तकलीफ बहुत दिखेगा। और उनका जो खुद का जो कमाया हुआ पैसा था, जो कमीशन था, उसको कमीशन भी वहाँ री इन्वेस्टमेंट हो गया और उनको सर्टिफिकेट पकड़ा कर उनको घर में रख दिए हैं। तो अपने एजेंटों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा है।
तो ये तो कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और काफ़ी ये लड़ाई जो है लंबी है और ये लड़ते हुए आ रहे हैं। कुछ लोगों से जुड़कर उनसे भी जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से ये जो पैसा है लगातार इसकी मांग करते हुए नजर है। सर, कितना पैसा है आपका? 40 से 50 लाख रुपया। क्या कहेंगे इसको लेकर के? लगातार जो है पोर्टल खुला है, पोर्टल की बात की जा रही है, वहाँ पर कभी पैसा मिला आपको? नहीं, पोर्टल से तो कोई पैसा नहीं मिला, बल्कि जो लोग उसमें अप्लाई किया सारा अकाउंट डिफिशियंसी शो किया, कोई भुगतान नहीं हुआ। ये भी आरोप लग रहा है कि जब आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर 100, 200, 500 रुपये भी खर्च करने पड़ रहे हैं। हाँ, हर बार जब अप्लाई करने जाइए, चाहे वो पोर्टल पे जाइए, चाहे रीसबमिशन पोर्टल में जाइए, हर बार पैसा लगता है। कितनी बार आपने अप्लाई किया? एक बार भी मिला? 10,000 रुपये देने की बात कही गई। 1 रुपये भी नहीं मिला, बल्कि सारे अकाउंट में डिफिशियंसी शो कर दिया गया। आपको मिला क्या? एक बार भी आपने अप्लाई किया? अप्लाई तो किया ही होगा। जी नहीं मिला। कितने बार अप्लाई किया था? हमने अप्लाई किया, उसके बाद रीसबमिशन भी कुछ पार्टी का करवाया। हम एजेंट हैं, 32 साल से सहारा में काम कर रहे हैं और पूरा जवानी जो है हम सहारा में दे दिए। और आज स्थिति ये है कि मेरा एक बेटे का शादी 2020 में हुआ और उस देखिए ये सर्टिफिकेट जो है 2020 में पूरा है, उस समय पैसा नहीं मिला। हम शादी किए किसी प्रकार से, अभी 2 बेटी और है जिसका शादी हम नहीं कर पा रहे हैं, आज सिर्फ सहारा की वजह से। और हमने करोड़ों रुपया आदमी का पैसा जमा करा है, गरीब आदमी बड़ा आदमी सबका। आज उन लोगों का स्थिति देख के हमको बहुत तकलीफ होता है कि आज हम क्या किए। आज एक ईमानदार व्यक्ति है, हमें आज तक कोई नहीं बोल सकता है कि किसी के 1 रुपये खाए हैं, लेकिन आज सहारा की वजह से पूरा समाज में बेईमान हो गए हैं। और सहारा की वजह से जो है आज हम अपना बेटी का शादी नहीं कर पा रहे हैं, अपना जीवन यापन सही से जीने में रहे हैं, समाज में घूम नहीं पा रहे हैं। आज समाज से भी गए हैं और अपने से भी चले गए सिर्फ सहारा की वजह से, जबकि पूरा जवानी हम सहारा को दे चुके हैं। आज तो आज ये स्थिति हम ये स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है सहारा ने। हम लोग क्या बताएं, हम लोग बताने लायक कुछ नहीं है। तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से ये एजेंट है और जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो लोगों के पैसों को जो है जमा करते थे, लेकिन अब वो खुद को जो है महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि लोग उनसे पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि जो एजेंट है वो लगातार जो है पैसे जमा कर रहे थे, उनके मैच्योरिटी का पैसा हो या बाकियों का पैसा है वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वो खुद में जो है गिल्टी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या कह दिया। जिस तरीके से उन्होंने बताया अभी अपने बेटे और बेटी की शादी, जिस तरीके से नागेंद्र जी अभी हम चर्चा कर रहे थे और हमारे साथ माले के नेता भी है, उनसे भी हम जुड़ेंगे। सर, जिस तरीके से जो दुख है, व्यथा है, वो साफ तौर पर नज़र आ रही है, दिख रहा है कि जो एजेंट है उनमें भी दर्द है, उनकी कोई गलती नहीं है और आज वो रोते बिलखते नज़र आ रहे हो। जिस तरीके से नागेंद्र जी भी बता रहे थे कि एजेंट ने अपना घर ज़मीन बेच करके जो निवेशक थे उनका पैसा दिया है और जो नहीं दे पा रहे हैं वो घर छोड़ने को भी तैयार है, घर छोड़कर कहीं बाहर चले गए। बड़ी व्यथा है। लेकिन हम माले के नेता सहित आपका विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। मेरा नाम अमरेश चक्रवर्ती है और हम भी सहारा से जुड़े हुए थे। करीब 30 साल से हम इसमें काम किए थे। व्यथा तो है, कार्यकर्ता अपना सभी गाड़ी मान जितना भी गाड़ी कमाए, जितना मेहनत करके जितना पैसा सहारा में इन्वेस्टमेंट करते थे, वो कभी दूसरा बैंक उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। लास्ट टाइम तक ऐसा हुआ कि इसका कमीशन भी इन्वेस्टमेंट करा दिया गया और सहारा में वो जमा हो गया, उनको सर्टिफिकेट थमा दिया गया। सहारा के एक चालाकी था कि सहारा इंडिया एनी टाइम आपका एम्प्लॉय कम, एम्प्लॉय भी थे इनका, एम्प्लॉय कम एजेंट ज़्यादा इनका। उनको डायरेक्ट एजेंट नहीं बोल के प्रोमोटर, मोटिवेटर, सीनियर मोटिवेटर इस तरह का नाम दे के वो अपना काम करते थे। टॉप टू बॉटम 15 रैंक था। इसमें एक चालाकी किए, एम्प्लॉय को कम कर दिए और एजेंट ज़्यादा कर दिए। एम्प्लॉय का पीएफ कटता था, प्रोविडेंट फंड, लेकिन आपका जो एजेंट था उसका कटता रहा एफएफ। सेम प्रोसीड्यूर था उसका भी, जैसे 8% ब्याज, जितना पैसा वो देंगे उतना सरकार से जैसे पीएफ से जैसे होता है उस तरह से एफएफ का था। लेकिन इसको फ्यूचर फंड बोल के दिया था। फ्यूचर फंड को टोटली अपना कब्जा में रखता था। लास्ट तक ऐसा हुआ कि सहारा जैसे ही बैठा फ्यूचर फंड भी सब हम लोग को डूब गया। लेकिन जो एम्प्लॉय था हो सकता है उसका प्रोविडेंट फंड में था तो हो सकता है मिला होगा। इसका जितना भी टीडीएस कटा कुछ साल तक, लास्ट में आपका करीब 2017-18 के बाद किसी का भी टीडीएस आपको मिला नहीं। माने वो टीडीएस जमा करेगा इनकम टैक्स में तब ना उसमें से हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये लोग परेशान तो किया। पूरे भारतवर्ष में आपका 4 से 5 हज़ार मैंने हज़ारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता, जैसे अभी मनोज जी रो रहे थे, मेरा भी दिल काँप गया। उस तरह से हज़ारों कार्यकर्ता आपका सुसाइड कर लिए। हमारे चिरकुंडा में भी एक कार्यकर्ता सुसाइड कर लिए। तो ऐसा होता है।
या तो कहीं रास्ता में उसको बेइज्जत किया जाता है, ये करता है, लेकिन उसका कोई गलती नहीं है। अभी आपका पूरे भारतवर्ष में हम लोग का जो पार्टी है CPIML, उसका 2 सांसद आपका बिहार से है, माननीय आरा से है माननीय सुदामा प्रसाद जी, कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी, और काराकाट से है कॉमरेड आपका राजा राम सिंह जी। इन लोग दोनों बहुत बढ़िया से आवाज़ उठाए इसमें आपका लोकसभा में, और बार बार उठा रहे हैं। और एक चीज़ और बता दें, झारखंड सरकार जैसे गठित हुआ नया से आपका 2025 में, उसमें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सरकार बना, बहुत बढ़िया सरकार बना। और उसमें हमारे लोकप्रिय विधायक अरूप चटर्जी जी, जब वो पहला भाषण शपथ लेने के बाद जिस दिन पहला भाषण दिए, मात्र 2 मिनट का समय था, उसमें 2 मिनट में सिर्फ सहारा का ही चर्चा की। तो हम लोग माने पूंजीवाद के खिलाफ बोलिए या जो माने गरीब गुरबा या पीड़ित को जो सताए उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, किसी कीमत में हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। और विश्व भारती जनसेवा संस्थान का उसी लिए उत्पत्ति हुआ है, हम लोग उसको उसी लिए मैंने आगाज किए हैं, और इसमें बहुत सारा हम लोग काम भी कर रहे हैं, और हम लोग किसी कीमत में सहारा इंडिया को छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। लाल साहब। तो बिल्कुल जिस तरीके से विश्व भारती जनसेवा संस्थान जो है लगातार इन लोगों की आवाज़ बनते हुए नजर आ रही है। आपने व्यथा देखी, न सिर्फ निवेशक जो यहाँ पर उनके एजेंट है जिनके थ्रू पैसा जमा कराया जाता था, आज वो भी रोते भी लगते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, बावजूद उसके लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं और पता है कि उनकी कोई गलती नहीं है। फिर भी जिस तरीके से तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई कि कई जो यहाँ पर जो है एजेंट है उन्होंने अपना घर बार बेच करके जो निवेशक है उनका पैसा दिया, और अब वो रोते भी लगते नजर आ रहे हैं। जो निवेशक है लगातार ये चाह रहे हैं कि उनका जो गाढ़ी कमाई है, अगर जो उन्होंने बस डिपॉजिट किया है वही मूल जो है वही अगर मिल जाए तो काफ़ी होगा, लेकिन वो पैसे भी उन्हें नहीं मिल पा रहे। लेकिन अगर संस्थान की बात की जाए तो लगातार आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जंतर मंतर तक इसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है कि जो सरकार है वो इस पर पहल दिखाए और जो निवेशक है उनका पैसा दिया जाए। ऐसे में TV45 भी इनकी आवाज़ बन रहा है, और से अधिक लोग जो है इसमें जुड़ रहे हैं, और हम भी चाहेंगे कि जो लोग भी है और सरकार तक बात को पहुंचाए और सरकार जो है इस पर एक्शन ले। और जिस तरीके से लोग जो लगातार मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं, संस्था जो है लगातार इस पर आवाज़ उठा रही है कि पैसा इनका मिल जाए, और जिस तरीके से जो पोर्टल बनाया गया है उसके ज़रिए पैसे देने की बात कही जा रही थी, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर इस संस्था की बात की जाए तो पूरे देश भर में काम करती हुई नज़र आ रही है, और सरकार को आईना दिखा रही है कि आप इस तरीके से काम कीजिए तो जो निवेशक है, जो लोग मर रहे हैं, जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनका पैसा उन्हें मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सरकार की आखिर मंशा क्या है, सरकार इसको लेकर के क्या काम करना चाहती है। लेकिन संस्था जो है लगातार ये आवाज़ उठा रही है कि आप लोगों की सुने और उनका पैसा जो है वापस करें। ऐसे में TV45 भी आवाज़ उठाता है कि आप लोगों के पैसों को लेकर के जो यहाँ पर मुहिम चल रही है, जो प्रदर्शन किया जा रहा है और लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग, और साफ तौर पर तस्वीरों में आपने देखा कि कितने लोग जुड़ रहे हैं। अगर 20 लोगों की बात की जाए तो 20 लोगों में ही तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए जो है उनका जमा है। ऐसे में लगातार आवाज़ उठाया जा रहा है और TV45 भी उनका आवाज़ बन रहा है, और आगे भी इस तरीके के जो है कार्यक्रम होते रहेंगे, और लगातार जिस तरीके से ये जो आवाज़ है हम उठाते रहेंगे। कैमरामैन गणेश के साथ मैं अंकित सिंह। करोड़ों रुपया आदमी का पैसा जमा करा है, गरीब आदमी बड़ा आदमी सबका। आज उन लोगों का स्थिति देख के हमको बहुत तकलीफ होता है कि आज हम क्या किए। आज एक ईमानदार व्यक्ति हैं हमें,